Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about ISI PhD का जो आज एग्ज़ाम हुआ है JRF से रिलेटेड उसके बारे में आज मैं कंप्लीट एनालिसिस दूंगा और बताऊंगा कैसा पेपर था नहीं था, क्वेश्चंस के कैसे थे, पैटर्न और किस टाइप की क्या चीज़ें थी। आगे मैं इसके बारे में बातचीत करूं, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूं वो सारे स्टूडेंट्स को कि जिन्होंने भी PhD का एग्ज़ाम दिया होगा मैथमेटिक्स में, जिनका मन मुताबिक अच्छा गया होगा उनको तो पहली बात बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका मन मुताबिक नहीं गया होगा लेकिन वो जेन्युइनली बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके प्रति, उनका जेन्युइन बड़ा अच्छा इंटेंशन है मैथ के प्रति, लेकिन किसी कारणवश उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा पा रहा है, मन मुताबिक नहीं जा पा रहा है, तो उनको मैं बोलूँगा ही कि यहाँ पे हिम्मत मत हारो, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो, एकदम लगे रहो, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर आपका इंटेंशन सही है ना, अगर आप चीज़ों के प्रति बहुत अच्छा सोचते हो ना, ज़रूर मिलेगा। देर सवेर लेगा, ऊपर वाला आपका परीक्षा लेगा भयानक, लेकिन आप गिव अप मत करना रास्ते में। गिव अप कर दोगे कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, उसमें अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, एक मेंटरशिप की ज़रूरत है कि नहीं यार बहुत ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, मेल कीजिएगा नोबल फोरम 05 पे, जो हो पाएगा विल ट्राई टू आउट सपोर्ट यू। 2 जून से बैचेस स्टार्ट होंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम अच्छा गया है, अच्छे से आपने लिख के आए तो बहुत अच्छी बात है। आज उसी संबंध में बातचीत करूंगा। तो जो बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, मैंने बोला कोई अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नालायक हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, फेल कर रहा हूँ, मैं एकदम वर्थ नहीं है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। कुछ मत सोचिए ऐसा आप सोचेंगे आप ही का नुकसान होगा। ये सोचिए कि ये तरीका जो मैंने अपनाया, इससे मेरा अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया, इस तरीके से मेरा अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है, आगे और भी तरीका है, और भी नई चीज़ें हैं, और भी डिफरेंट प्लान्स हैं, हो सकता है उस प्लान से मेरा अच्छा हो, शायद मेरी कुछ स्ट्रैटेजी में दिक्कत होगी। अपने पीछे एग्ज़ाम्स का एक अपना जो रिव्यू जरूर कीजिए कि क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है मेरे साथ, जरूर देखिए। हम ये नहीं बोल, उसको एनालिसिस कीजिए, लेकिन अपने आप को कोशिए मत, क्योंकि आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई फिर आपकी मदद नहीं करेगा। सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, फर्स्ट थिंग इतना जरूर कीजिए, कम से कम अपने आप को तो इज्जत दीजिए और अपने मैथमेटिक्स को भरपूर इज्जत दीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी अगर हम लोग कुछ आपके लिए कर पाएंगे, तभी हो सकता है वो सारी चीज़ें। गिव अप मत कीजिएगा। ओके, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है, तो उसी पे मैं बातचीत करता हूँ। पहली बात, इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो उनको खुद उम्मीद नहीं था, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा बना का है। मेरा ये नहीं मतलब है कि वो पास कर रहे हैं, वो पास कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं, वो डिफरेंट चीज़ है, वो ठीक है, अपना कट ऑफ होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक खुशी की बात ये होता है कि जिसको खुद पे भरोसा नहीं था कि मेरे से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा आईएसआई में, वो इंसान, वो स्टूडेंट अगर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ट्राई करके आता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता ही है। ठीक है, तो पहले इस टाइप के भी जो स्टूडेंट ने दिया होगा पेपर, उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और ऐसे ही आगे बढ़िए। ओके, चलिए, तो मॉर्निंग शिफ्ट की बातचीत करते हैं। पहला ही जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का है, सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, और उसका एक प्रॉपर्टी दे दिया है कि जो भी कॉची सीक्वेंस आप लेते हो 0 से 1 के बीच में, वो उसका जो इमेज आ रहा है एफ एन एक्स एन, वो कन्वर्जेंट है, और कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पर। तो बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ एफ एन, कि आप कोई भी सीक्वेंस उठाए, ये एफ एन जो सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका प्रॉपर्टी है कि कोई भी कॉची सीक्वेंस अगर आप ओपन इंटरवल 0 1 में देते हैं, तो जो एफ एन एक्स एन, जो एक नया सीक्वेंस आपको मिला विद द हेल्प ऑफ एफ एन, वो कन्वर्ज कर रहा है 0 पर। तो बोला इसका पॉइंट वाइज लिमिट क्या आएगा, ये एक्स लीजिए, एफ एन एक्स का क्या आएगा, आसान है, 0 आएगा, 0 आएगा, सच में, बना के भेजिए, मैं कुछ दिन में आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, ये। फिर दूसरा है, क्या ये एबव कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, जस्टिफाई कीजिए अपना आंसर। ये जो आपने पॉइंट वाइज एलिमेंट निकाला है एफ एन का, जो आया होगा आपका, क्या ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है। अगर कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता है तो क्या होता है, क्या होता है,
वही चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना है, या अगर यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है तो उसका क्या कंडीशंस होता है, कंबाइंड कीजिए। मैं भी आंसर नहीं दूंगा, ओके, है आंसर मेरे पास, तो भी मैं नहीं दूंगा अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज आप खुद सोचो, बैठ के सोचो, एग्जाम छोड़ दो, हो गया, जो होना था हो गया, है ना, जो होना था हो गया। अब थोड़ा अपने लिए पढ़ लो, आज देख लो क्या है, ओके। तो ये तो थोड़ा सा हिंट हमने दे दिया, आप देख लो इसको। तो ये क्वेश्चन को मैं मॉडरेट लेवल पे लगता हूँ, क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं है। अगर आपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पढ़ा होगा अच्छे से, तो नहीं पढ़ा होगा तब तो आपके लिए तो हिमालय के समान है, कुछ अप्रोच ही नहीं क्लियर होगा। बट अगर पढ़ा होगा, और पढ़ने से ज़्यादा अगर आपने समझा होगा, चीज़ों को समझा होगा कि बनाना कैसे है, ये सब क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, तो डेफिनेटली आपको मज़ा आया होगा। एनीवे, सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p सच दैट द सीरीज 1/n माइनस साइन 1/n टू द पावर p कन्वर्जेस। कौन कौन से वो जो सेट है p सच दैट द सीरीज 1/n माइनस साइन 1/n का होल पावर p, ये सीरीज कन्वर्ज करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से p हैं, वो सेट के बारे में आपका क्या ख्याल है, वही पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको एक्सक्यूट किया होगा एक्सक्यूट। किसी किसी लोगों को थोड़ा दिक्कत भी हुआ होगा। तो सीरीज का जो कन्वर्जेंस का डेफिनेशन है, उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, दिस एंड दैट है, साइन का रिलेशंस होता है, साइन एक्स और एक्स में एक रिलेशंस होता है, उस रिलेशंस को अगर आपने ढंग से देखा होगा, इस सीक्वेंस का बिहेवियर का आपने पढ़ा होगा कि ये सीक्वेंस कैसा है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, क्या है, क्योंकि देख के आपको दिख रहा है कैसा है, वो चीज़ देख के अगर आपने इसको अप्रोच किया होगा, और ये सोचने में अगर आपने मेहनत किया होगा, हार्डली 10-15 सेकंड, और फिर इसके बाद आंसर। लेकिन कभी कभी होता है एग्ज़ाम में, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा कि कभी कभी एग्ज़ाम में थोड़ा आदमी का दिमाग ब्लैंक हो जाता है, काम नहीं करता है, लेकिन कुछ समय के बाद काम करता है। जब भी हुआ होगा, तो मेरे ख्याल से लगता है आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को एक्सक्यूट किया होगा। तो इसको मैं मॉडरेट से टफ के बीच में रखता हूँ। बहुत लोग देख के ही हॉपलेस हो गए, यार क्या कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में ट्रस्ट में जान नहीं है, ओके। फिर एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, एफ एक्स एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर -1/x², एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0। तो बोला जा रहा है f 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और फिर पूछा जा रहा है क्या कोई इंटायर फंक्शन मिलेगा। इंटायर देयर एग्जिस्ट एट कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन g फ्रॉम u to c डिफाइंड एन ओपन सबसेट ऑफ c कंटेनिंग द रियल लाइन सच दैट g इज होलोमॉर्फिक ऑन u एंड इट्स रिस्ट्रिक्शन टू r इस f। मतलब वो जो फंक्शन f है, क्या कोई एक ओपन सबसेट मिलेगा c का जो मेरे रियल लाइन को कंटेन करेगा, और साथ ही साथ ये जो आपका रियल लाइन है, ये जो आपने रियल लाइन जो को जो ओपन सेट कंटेन कर रहा है, वहाँ पे आपको एक होलोमॉर्फिक फंक्शन मिलना चाहिए जी, जिसको मैं जब रिस्ट्रिक्ट करूँ रियल लाइन पे, तो ये f के बराबर हो जाए। तो e टू द पावर -1/x² है, तो कुछ सिंगुलरिटीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को, तो डन है। और ये जो फंक्शन है, इसका एक प्रॉपर्टी भी होता है कि जीरो के राउंड में कुछ इसके मज़ेदार चीज़ें निकल के आती हैं, कैसे डिफरेंशियबिलिटी होता है, क्या होता है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि जो डिफरेंशियबिलिटी इसको पढ़े होंगे, क्वेश्चन बन गया होगा, कॉम्प्लेक्स के साथ जिनका टच होगा बन गया होगा। ये क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है, लेकिन बात होता है कि एग्ज़ाम में ये आइडियाज़ आपको क्लिक करनी चाहिए, नहीं क्लिक कर पाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, ओके। क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे देते, सब्जेक्टिव है तो ठीक है, मॉडरेट पे ही मैं इसको रखता हूँ। फिर एक आसान सा ही क्वेश्चन है, इंटायर फंक्शन है, बोला कि कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर z0 देते हैं, तो आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाता है जो z0 पर डिपेंड करता है, जहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, n डेरिवेटिव 0 हो रहा है z0 पे। तो आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन पॉलिनोमियल होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नेट में भी आ चुके हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, यहाँ सब्जेक्टिव पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करके इसका प्रूफ बनता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको एक्सक्यूट किए होंगे, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को अच्छे से समझे होंगे। तो इसको भी मॉडरेट टू ईजी के बीच में ही मैं डालता हूँ कि क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं है, बट हाँ कॉम्प्लेक्स अगर आपने पढ़ा होगा, चीज़ों को समझा होगा कि क्या होता है, यूनिकनेस थ्योरम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में अनकाउंटेबल सेट्स होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें फैक्ट्स यूज़ होंगी। तो ऑफकोर्स आपने एक्सक्यूट किया होगा, आई कैन एज्यूम दैट। फिर एक क्वेश्चन है,
कंप्यूट विद जस्टिफिकेशन द फॉलोइंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n e टू द पावर n x टू द पावर 2022 e टू द पावर माइनस x टू द पावर 19 dx। एक्सपोनेंशियल है नेगेटिव पावर के साथ, फिर एक पॉलिनोमियल के साथ उसका गुना है, फिर उसका लिमिट बोल रहा है। तो बेसिक क्वेश्चन है कैन यू इंटरचेंज दिस एंड दैट, वही चीज़ आपसे पूछे जा रही है। यू शुड हैव सम एस्टिमेट्स ऑन एक्सपोनेंशियल, यूज दैट एंड गिव द लिमिट, होपफुली यू विल गेट द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, तो मॉडरेट पे मैं लगता हूँ। फिर एक क्वेश्चन है जीरो से इन्फिनिटी से जीरो से कंटिन्यूस फंक्शन है जो इंटीग्रेबल है, जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स फाइनाइट है। तो प्रूफ करने के लिए बोला गया कि लिमिटिंग वैल्यू एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n जीरो से n x टाइम्स एफ एक्स डी एक्स जीरो होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट टू इजी में रख रहा हूँ। मतलब एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, जो इंटीग्रेबल है, मतलब जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स फाइनाइट हो रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो लिमिट होगा कहाँ से कहाँ तक का, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n जीरो से n 1/n जीरो से n x टाइम्स एफ एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन जीरो होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसका मैं सॉल्यूशन कुछ दिन में दे दूंगा आपको, ठीक है, बना के थोड़ा जब मैं फ्री हो जाऊँ। ओके, फिर एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आई थिंक जो नेट की तैयारी किए होंगे स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम को एक्सिक्यूट किए होंगे, बहुत ही अच्छा। और जो पहले जो क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन मैंने बताया, अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल का आपको टच होगा, व्हाट इज़ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, कैसे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या तरीका होता है, तो बना होगा। लेकिन ठीक है, तो भी पहले वाले क्वेश्चन को मैं मॉडरेट टू टफ के बीच में रखता हूँ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो आसान है, तो इसको मैं ईजी के ही सेक्शन में रख रहा हूँ। फिर एक आपको क्वेश्चन तो दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, बट उसको लैंग्वेज में दे दिया गया है, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो ठीक है, इसको मैं मॉडरेट के टर्म पे रख रहा हूँ। फिर एक मैट्रिक का क्वेश्चन दे दिया है कि R2 में इन्होंने मैट्रिक डिफाइन किया है, और फिर वहाँ पे पूछा जब बोल रहा है कि R2 विद रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक यू हैव टू प्रूव दैट देयर आर अनकाउंटेबली मेनी डिस्टिंक्ट पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स। मतलब R2 में अगर आप यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इट फेल्स टू हैव अनकाउंटेबली मेनी पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन सबसेट। वाई, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। R2 में अगर यूजुअल मैट्रिक में आप देखोगे तो इसके पास इट फेल्स टू हैव अनकाउंटेबली मेनी पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक, मतलब जो इक्लूडियन मैट्रिक है उसके रिस्पेक्ट में। वो क्यों है, आप मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे या लिख के बताओगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एक मैट्रिक डिफाइन कर दिया इन्होंने डी, फिर आपको बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ऐसा हो रहा है। इसका कुछ, अब मैट्रिक को थोड़ा सा ढंग से देखोगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे इसको अप्रोच करना है। तो ये क्वेश्चन को मैं मॉडरेट टू टफ के बीच में रखता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स इस टाइप की चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं उनसे नहीं बना होगा, लेकिन जो इसके साथ प्ले करते हैं शायद उनका अप्रोच हुआ होगा। तो टफ के ही सेक्शन में इसको रखता हूँ, बहुत लोग इसको नहीं अप्रोच कर पाए होंगे, बट एनीवे। फिर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चन है, फिर से कि कंटिन्यूस फंक्शन दे दिया गया r से r, और सपोज फॉर ईच x बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट n x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ n x इक्वल टू x प्लस n x। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट a लेस देन b एंड m सच दैट f m x इक्वल टू x प्लस m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m a टू b। ठीक है, तो ऐसा आपको प्रूफ करना है। इसको भी मैं मॉडरेट टू इजी के बीच में रखता हूँ। तो ये जो बेसिकली जो मेरे को पेपर शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर लग रहा है JRF का, ये क्वेश्चन पेपर मैं देख के बता सकता हूँ इस बार का पेपर मॉडरेट था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही अच्छे। और जिन्होंने भी, मेरे ख्याल से लगता है कि 4 क्वेश्चन अगर करेक्टली अच्छे से किए होंगे तो शायद कुछ बात बन सकती है। ठीक है, बाकी अगर आपने ज़्यादा किया होगा तो भी अच्छी बात है। नाउ कमिंग बैक टू शिफ्ट 2 पे मैं आता हूँ। शिफ्ट 2 पे आता हूँ तो पहला ही क्वेश्चन लीनियर का क्वेश्चन इस बार पता नहीं बहुत ही आसान पूछा है। मैं मैथ का भी देख रहा था, वहाँ भी ऐसा ही था, इस बार भी ऐसे ही, मतलब उम्मीद नहीं था कि इतना आसान क्वेश्चन इन्होंने दिया है। एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स इन्होंने डिफाइन कर दिया है, एक मैट्रिक्स है रियल मैट्रिक्स जिसका a 2022 0 हो रहा है, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। अब नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो आपको पता है उसका आइगन वैल्यूज़ क्या होता है, तो ए स्क्वायर का क्या आइगन वैल्यूज़ होगा, तो उसका ट्रेस बोल रहा है। तो इससे आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कुछ होगा। फर्दर इट इज़ गिवन दैट ए इज सिमेट्रिक, देन आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस दैट ए कैन बी। अब एक नीलपोटेंट है और सिमेट्रिक है तो क्या है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर जिसका आंसर दिए होंगे ये भी आप बता सकते हैं। फिर एक मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स दे दिया है 9 क्रॉस 9 का, एक का रैंक इन्होंने 3 दे दिया है, रैंक ऑफ बी दे दिया है 5 दे दिया है। तो आपको बोल रहा है कि एक वेक्टर मिलेगा नॉन जीरो वेक्टर से, सर ए एक्स इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू 0 होगा, ये आपको प्रूफ करना है।
ये भी बहुत ही आसान, ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आसान के सेक्शन में रखता हूँ, मतलब इससे कुछ आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। डायरेक्ट बेस्ड है, सम ऑफ स्पेसेस उसके बेस में आप बना सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर एक बनाक स्पेस है, फंक्शनल स्पेस का क्वेश्चन है कि 3 बनाक स्पेसेस दिए गए हैं, लीनियर ऑपरेटर दे दिया गया है, एक दूसरा लीनियर ऑपरेटर आपको दे दिया गया है, एक बाउंडेड लीनियर इंजेक्टिव ऑपरेटर दे दिया गया है एस, एस कंपोज टी इज बाउंडेड, तो आपको प्रूफ करना है कि टी बाउंडेड होगा। डेफिनेशन यूज़ कीजिए, आपको बन जाएगा। तो ये भी मतलब बहुत टफ नहीं है, अगर आपने फंक्शनल एनालिसिस का थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा होगा तो है। तो मॉडरेट लेवल पे मैं इस क्वेश्चन को रखता हूँ। फिर एक सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस का है, और वहाँ से एक रैशनल्स का इन्यूमरेशन इन्होंने ले लिया। फिर एक डेंस स्पेस इन्होंने कंसिडर किया, स्पैन ऑफ वीएंस, है ना। देन एक ऑपरेटर दे रहे हैं टी डी से एच के बीच में, जहाँ समेशंस इसको यहाँ तक है, वेयर एक इज एंड सी दैट ओनली फाइनाइटली मेनीज आर नॉन जीरो, सो दैट टी एक्सटेंड टू ए बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर टी डेल्टा एच टू एच एंड दैट एक्सटेंशन एच टू एच इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट ऑपरेटर क्या होता है, इसको अगर आपने देखा होगा तो पहले किया क्या इन्होंने, एक आपको हिल्बर्ट स्पेस लिया है, वहाँ से इन्होंने कोई एक ऑर्थोगोनल बेसिस कलेक्ट किया, फिर रैशनल्स का इन्होंने इन्यूमरेशन लिया, फिर उसका स्पैन ले लिया, ठीक है, किसका स्पैन ले लिया, वो जो ऑर्थोगोनल बेसिस था, और ये जो रैशनल्स का इन्यूमरेशन लिया, फिर उस पर इन्होंने ऑपरेटर डिफाइन किया। ये जो इसने स्पैनिंग सेट लिया, इसका नाम डी दिया, डी से एच के बीच में, क्योंकि डी एच का ही सबसेट है। तो कैसे किया, उसका जो भी ट्रंकेट कर दिया कुछ वैल्यूज़ को, ठीक है, वेर ए केज आर सी और फाइनाइटली मेनी टर्म्स आर नॉन जीरो। तो एग्जैक्टली उसको ए के, क्यू के और वी के पे इन्होंने भेज दिया है, ठीक है, जो आपको इन्यूमरेशन था रैशनल्स का। ओके, फिर अब उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपको बोला जा रहा है कि टी को प्रूफ कीजिए कि ये एक टी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं एज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर थ्रू होल हिल्बर्ट स्पेस। तो एक्सटेंशन के बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं, बहुत सारे एक्सटेंशन कब एक्सटेंड कर सकते हैं, किस कंडीशंस में कर सकते हैं, वो बाउंडेड कब होगा, वो नॉर्म जो पहले का है उसको एक्सीड नहीं करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ अगर आपने देखी होंगे तो होगा। अब ये कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है, कॉम्पैक्ट का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, वो देख के आप बता सकते हैं कि टी टिल्डा इज़ नॉट एन कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। तो भी मैं इसको मॉडरेट टू ईजी में रख रहा हूँ, लेकिन ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हुआ होगा जो फंक्शनल एनालिसिस नहीं पढ़ाए होंगे, बट स्टिल मैं सोचता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है एक ZT पॉलिनोमियल्स रिंग का क्वेश्चन है कि देयर आर टू पॉलिनोमियल्स, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड हैव नो कॉमन रूट्स, दोनों के बीच में कोई कॉमन रूट्स नहीं है। तो प्रूव कीजिए कि कोई आप आइडियल अगर लेते हो जो PT और QT को, तो एक आपको प्रूफ करना है कि आइडियल मिलेगा ZT के अंदर जो P और Q को कंटेन करेगा। कहने का मतलब है ZT के अंदर आपने दो पॉलिनोमियल लिया PT एंड QT, और उसका कोई कॉमन जीरोज़ नहीं है, देयर इज नो कॉमन जीरोज़, यही इन्होंने बोला है कि नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव नो कॉमन रूट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसका कोई कॉमन रूट्स नहीं। तो आपको प्रूफ करना है कि आइडियल मिलेगा जो इन दोनों को कंटेन करेगा। कंटेनिंग QT एंड QT, प्रूव दैट एनी आइडियल कंटेनिंग PT एंड QT मस्ट कंटेन से नॉन जीरो इंटीजर। तो जो भी आइडियल इस PT और QT को कंटेन करेगा, ये दो पॉलिनोमियल्स को कंटेन करेगा, वो एक नॉन जीरो इंटीजर्स को भी कंटेन करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको भी मैं, अगर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इंस्टेंट तो ये आपको फील आएगा नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ZT जो है PID तो है नहीं, तो आपको आइडियल लेना पड़ेगा जो PT QT कंटेन किया हुआ है। आपको पता है सबसे छोटा आइडियल क्या होगा, उसका GCD वगैरह वगैरह, उसके लेके आपको प्रूफ करना पड़ेगा इसके अंदर एक नॉन जीरो होगा। नहीं होने से क्या प्रॉब्लम है उसको आप देख के आराम से एक्सिक्यूट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन बना होगा, लेकिन तो भी मैं मॉडरेट टू टफ लेवल पे ही इसको रखता हूँ। फिर एक क्वेश्चन ग्रुप का दे दिया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल सकता है क्वेश्चन लगभग लोगों ने बनाया होगा, जिसका भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट सही होगा कि देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइटली मेनी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एडिटिव ग्रुप Q टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप C स्टार। देयर एग्जिस्ट ओनली वन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द एडिटिव ग्रुप Q प्लस टू द एडिटिव ग्रुप Z प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको प्रूफ और डिसप्रूफ पूछा, बोला है कि देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइटली मेनी होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम एडिटिव ग्रुप Q टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप C स्टार। तो क्या Q से C स्टार के बीच में कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे ये आपको देखना है, और बोला जा रहा है कि केवल एक ही ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे Q से Z के बीच में। अब Q से Z के बीच में होमोमॉर्फिज्म लीजिए, उसका देखिए क्या प्रॉपर्टी होता है, Z के साथ क्या होता है, डिवीजन यूज़ कीजिए, आ जाएगा आंसर। इसमें कोई मतलब ये क्वेश्चन को मैं इजी सेक्शन में ही रखता हूँ। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसको एक्सिक्यूट किया होगा जिसने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा होगा, और किसी कारणवश अगर नहीं भी गया होगा तो ज़्यादा दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बेसिस में मैं देख सकता हूँ कि पेपर 2 का जो क्वेश्चन है फंक्शनल एनालिसिस को अगर मैं थोड़ा बहुत छोड़ भी दूँ तो पेपर 1 जैसा ही इसका लेवल है।
तो ऑलमोस्ट अगर पेपर 1 में किसी ने 4 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 3 से 4 क्वेश्चन बनाए होंगे, 50% अगर आपने बनाया होगा, उम्मीद है कि इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा आपको। तो चूँकि क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस मतलब ठीक है, दिखने में लग रहे हैं कि आसान है, लेकिन लीनियर के क्वेश्चन जो पेपर 2 में तो बहुत ही आसान है। मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस बार ऐसा ही लीनियर का क्वेश्चन इतना आसान दे देगा। बट एनीवे, तो आसान होगा तो लगभग लोगों ने बनाया होगा। कुछ इसको आसानी लाइटली लेके, हो सकता है आसान दिख रहा होगा आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिवली आप इसको नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसा भी होता है बहुत बार। बट एनीवे, तो मुझे लगता है कि जैसा पिछले बार का कट ऑफ था, ऑलमोस्ट उससे या थोड़ा सा उससे हाई हो सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन का ही कट ऑफ रहेगा, जो ने करेक्टली बनाया होगा होपफुली उनको कॉल आ जाएगा। और बाकी नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है। और आईएसआई का एग्ज़ाम पास हो चाहे फेल हो, एक तो एक्सपीरियंस आपको कुछ मिला, वो तो काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप कितना भी दिन पहले आपका पढ़ाई स्टार्ट हुआ हो, आप फिर से पढ़ रहे हैं या पीछे आपने पढ़ाई छोड़ दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में ड्रीम है, एक इच्छा है, एक बहुत ही प्रचंड इच्छा है कि मैं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाऊं, कुछ गणित में काम करूं, सीखूं, मज़े करूं गणित में, तो कोई इसमें इस एग्ज़ाम को लेके अपने आप को नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, कर सकता है। यही एक एग्ज़ाम नहीं है दुनिया में कि इसको नहीं हुआ तो नहीं कुछ होगा। ठीक है, अच्छा जाना चाहिए, मैं ये नहीं बोला कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे और एग्ज़ाम अच्छे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, और उसमें जो सपोर्ट हो पाएगा, जो भी कुछ बन पाएगा, विल ट्राई आवर बेस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको मेल करना है नोबल फोरम 05 पे अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब करके। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कुछ दिनों से मेल आ रहा है, जो मैरिड हैं, मतलब उनके बच्चे भी हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक शौक़ है, एक अंदर जोश है, जुनून है कि मेरे को मैथ में कुछ करना है। बहुत सारे ऐसे लोगों का मेल्स आ रहा है, पर्टिकुलरली जो महिलाएं हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। मैं यही बोलूँगा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, या पहले आपका कुछ ऐसा एक मन है, लेकिन कभी कभी होती है पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते आदमी अपने मन को, अपने जो भी होता है उसको दबा देता है कि नहीं चलो यार, अब फैमिली बोल रही है तो मानते हैं। लेकिन अभी अगर वो जोश है, जुनून है, वो बरकरार है, और लगता है कि मैं एक थोड़े से हेल्प से, एक डायरेक्शंस में, एक मेंटरशिप में मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर बोलूँगा एकदम ये सब चीज़ों पे आगे बढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ज़रूर अच्छा होगा आपके साथ, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम लोग हैं। ओके, इसी बेसिस पे मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई होप इस वीडियो में आप लोग देखे होंगे, और जहाँ तक इसका सॉल्यूशंस का बात है, मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ। और ये जो भी मैंने आपको सॉल्यूशन या क्वेश्चंस के बारे में बताया, मॉडरेट, इजी, ये इस लेवल पे है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर किसी कारणवश वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये मत सोचिएगा अच्छा सर ने आसान बोला है तो बहुत ही आसान है, ये मेरे से नहीं बना यार, मैं इसमें भी बहुत गंदा, मतलब अपने आप को बंद कीजिए कोसना। आसान इन द सेंस ये है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 6 महीने या 1 साल से चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हो, तभी आसान का बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि 1 महीना आपने पढ़ा और मैं आसान बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने का प्रयास करना है। और 2 जून से हम लोग दबा के सीखेंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप मेल कीजिए नोबल फोरम 05 पे, हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय। ओके।